Let's start chapter number 12, which is Windy Boy in a Windswept Tree, a battle against fear. So this is a poem of a boy who is gripped in the movement of the wind. So let's move on to about the poem. So this poem describes a gripping movement when a boy clings to a swaying branch. ये जो पोएम है ये डिस्क्राइब करती है एक ऐसे मूवमेंट के बारे में जो कि एक ग्रिपिंग मूवमेंट है, जब एक बच्चा जो है, एक बॉय जो है, एक पेड़ पे चढ़ जाता है और उस पेड़ को बहुत ही टाइटली वो ग्रिप करता है. एंड he clings to a swaying branch, struggling to maintain his grip while fear takes over. वो एक ब्रांच को बहुत ही ताकत से पकड़ लेता है, स्ट्रगल करता है मेंटेन करने के लिए अपने ग्रिप को, क्योंकि उस समय जो है बहुत तेज हवा चल रही होती है और उसका जो फियर है वो उसको ओवरकम करने लग जाता है. द मूवमेंट ऑफ द ब्रांच, द रफ बार्क and the strong wind adds to his struggle. उसका जो स्ट्रगल है वो और ज्यादा हो जाता है जब जो है ब्रांच मूव करने लगता है. जो बार्क है वो काफी ज्यादा रफ है एंड विंड काफी ज्यादा, तो इतनी तेज हवा में वो पेड़ पे चढ़ा हुआ जो बच्चा है वो वहां पे फंस जाता है. Eventually the wind calms and he safely climbs down relieved. धीरे धीरे जो हवा है वो शांत होती है और वो बच्चा नीचे की तरफ आता है. वो काफी ज्यादा रिलीफ फील करता है. द पोएम हाईलाइट्स करेज, फियर एंड सर्वाइवल. ये जो पोएम है डिपिक्ट करती है, हाईलाइट करती है कि क्या करेज था, क्या फियर था और क्या सर्वाइवल था. इन तीनों चीजों को वो बच्चा एक्सपीरियंस करता है यूजिंग विविड इमेजरी एंड अ रिदमिक फ्लो टू ब्रिंग द एक्सपीरियंस टू लाइफ. So let's start the poem. The branch swayed, swerved, swept and whipped up. So यहाँ पे जो बच्चा है वो पेड़ पे घूमते टहलते पहुंच गया, जैसे कि हम भी कभी करते हैं. तो वो पेड़ पे चढ़ा हुआ है, उसे नहीं पता था कि अचानक उसके साथ क्या होने वाला है. जैसे वो पेड़ पे चढ़ता है अचानक से हवा तेज हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है. तो यहाँ पे जो ब्रांच का जो मूवमेंट है, जो ट्री का जो मूवमेंट है उसे बताया गया है कि द ब्रांच स्वेड, swerved, swept and whipped up. जो ब्रांच है वो स्वे कर रही है, मूव कर रही है, स्वर्ड कर रही है. स्वेप्ट मीन्स ऐसा लग रहा है हर चीज को अपने साथ लेके चली जा रही है. एंड whipped up, और वो whip कर रही है, गोल गोल घूम रही है. डाउन, राइट टू लेफ्ट, देन लेफ्ट टू राइट अगेन. आगे पोएट कहते हैं कि वो जो ब्रांच है वो जो है राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है और फिर वो वापस जो है राइट की तरफ वापस आ रही है. इतनी तेज मूवमेंट है उस ट्री में. एज इफ टू हर्ल हिम डाउन, टू स्मैश, टू स्मिदरेन्स ऑन द नाइफ एज ग्रास और स्मूदर. आगे पोएट कहते हैं कि ऐसा उसका जो मूवमेंट है वो इतना तेज है कि ऐसा लग रहा है कि वो बच्चा जो है अब वो नीचे की तरफ आ जाएगा. एंड इफ टू हर्ल हिम डाउन, ऐसा लग रहा है कि वो पेड़ उस बच्चे को नीचे फेंकना चाहती है. टू स्मैश, टू स्मिदरेन्स ऑन द नाइफ एज ग्रास, ऐसा लग रहा है कि उस बच्चे को वो पेड़ का जो मूवमेंट है जमीन पे पटक देगा. और जमीन कैसी है, वहां जो ग्रास है वो नाइफ एज की तरह है, मीन्स इतनी नुकीली ग्रास है वहां की जैसे नाइफ का एज होता है, कोना होता है. वो पेड़ का मूवमेंट इतना तेज है, बच्चा इतना डरा हुआ है उस मूवमेंट से. और स्मूद इन द क्लोज नेट क्विल्स ऑफ मॉस आउट ऑन अ क्रेजी लिम्ब. आगे पोएट जो है डिस्क्राइब करते हैं अगेन ट्री के मूवमेंट को कि वो जो बच्चा है वो उस पेड़ पे है एंड जो लीव्स का जो मूवमेंट है, जो ट्री का जो ब्रांचेस का जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा क्लोज है, क्विल्ट के जैसे, जैसे मॉस में क्विल्ट होते हैं वैसा है वो. आउट ऑफ अ क्रेजी लिम्ब, बच्चा अपने जो लिम्स हैं, अपने जो बॉडी पार्ट्स है उससे बहुत ही टाइटली उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है ट्री के ब्रांच को. ही स्क्रूड हिज आईज टाइट शट to keep out the dizzy ground.
अब जो बच्चा है वो इतना ज्यादा डर चुका है इस मूवमेंट को देख के कि ऐसा लग रहा है कि वो पेड़ अभी उसे जमीन पे पटक देगा। तो ये सब चीजें देख के बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है। उसकी जो आंखें हैं वो टाइटली शट कर ली, उसने बहुत तेज आंखों को बंद कर लिया है, अपने हाथ से बहुत तेजी से उस ब्रांच को पकड़ा हुआ है टू कीप आउट द डिजी ग्राउंड। वो जो ग्राउंड है ऐसा लग रहा है उसे चक्कर आ रहे हैं उस ग्राउंड को देख के, तो उस ग्राउंड को नहीं देखना चाहता है वो बच्चा, इसलिए उसने अपनी आंखों को बहुत टाइटली बंद कर रखा है। स्वेट ग्रीज्ड हिज पाम्स, फियर प्रिक्ड हिज फोरहेड। सो अब जो है बच्चा इतने ज्यादा फियर में है कि स्वेट उसके पाम से निकल रहा है, उसके हाथ में पसीना आ चुका है। उस ब्रांच को लगातार टाइटली पकड़ने से उसके हाथ में पसीना आ चुका है और जो फियर है वो उसके सिर से टपक रहा है पसीने के रूप में। जो डर है वो उसके सिर से टपक रहा है। द ट्विस्टेड ब्रांचेस लंग्ड एंड लर्ज्ड। जो ब्रांचेस है वो आपस में ऐसा लग रहा है ट्विस्ट हो रहे हों। सो द ट्विस्टेड ब्रांचेस लंग्ड एंड लर्ज्ड, हिज बॉडी कर्व्ड ट्विस्टेड ही आर्क्ड। सो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ब्रांचेस ट्विस्ट हो रही है वैसे ही उसकी बॉडी को भी वो ट्विस्ट कर देंगी, कर्व कर देंगी। एंड he arched his legs and gripped the bark between his ankles। बच्चा अपने एंकल्स के बीच में जो है जो ब्रांच है उसे जो है टाइटली ग्रिप करने की कोशिश कर, अपने लेग्स और एंकल्स के बीच में उस ब्रांच को बहुत ही मजबूती से उसने पकड़ने की कोशिश की है। यहाँ पे द क्रस्ट ऑफ बार्क शार्प एज ग्लास पेपर। जो क्रस्ट है बार्क का, जो पेड़ का ये तना है, ये जो है ये एकदम ग्लास पेपर की तरह है, ऐसा लग रहा है कांटे की तरह उसे चुभ रहा है वो। एंड रफ विथ रिंकल्स ग्लेज्ड हिज स्किन। सो विंड का फोर्स इतना ज्यादा है कि वो जो फोर्स है उसकी वजह से जो क्रस्ट है बाग का या जो इस ट्री के ये जो पार्ट्स हैं ये जो है उस बच्चे को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो काफी ज्यादा रफ हैं, रिंकल से भरपूर हैं और ये सारी चीजें उसके स्किन को गेज कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वो चीजें उसे जो चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। एंड रेज द रॉ रेड फ्लैश एंड क्रेज्ड हिज माइंड। और ऐसे ये जो पेड़ के तनों से जो घिसटन हो रही है उसकी बॉडी में, उसके पैरों में या उसके हाथ में, उसकी वजह से जो उसका बॉडी पार्ट है वहां पे जैसे कि रेड कलर का उसका जो फ्लैश है वो दिखना शुरू हो गया है। उसे काफी ज्यादा उन ब्रांचेस के ट्विस्टिंग से चोट लग रही है, लेकिन फिर भी बच्चे ने पूरी डिटर्मिनेशन के साथ उस ब्रांच को पकड़ा है। With fear of breaking, then the madcap capering wind dropped. So ऐसा लग रहा था कि वो जो पेड़ का तना है वो अब टूटने वाला है। इतना सारा डर था उस बच्चे के दिमाग में कि अब जाने क्या होगा, पता नहीं वो बचेगा या नहीं बचेगा, उसके साथ क्या आगे होने वाला है उसे कुछ नहीं पता था। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं ये ब्रांच टूट ना जाए। Then the madcap capering wind, सो यहाँ पे जो विंड है उसे मैड कैप कहा जा रहा है। ऐसे विंड ऐसे बह रही जैसे कि पागलों की तरह वो बह जा रही है, नहीं पता किस डायरेक्शन में जाना है, बस वो इधर से उधर उधर से इधर बच्चे को झकझोरते हुए जा रही है। एंड धीरे धीरे ये जो विंड थी वो ड्रॉप्ड मीन्स कम हो जाती है, रुक जाती है, धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है। द ब्रांच स्टेडीड पॉज्ड रेस्टेड। जो ब्रांच है वो धीरे धीरे जो है स्टेडी हो जाते हैं, रुकने लग जाते हैं एंड उनका जो मूवमेंट है वो कम हो जाता है, पॉज हो जाते हैं और रेस्ट करने लगते हैं। सो अब जब विंड जो है काफी ज्यादा कम हो चुकी थी तो बच्चे ने क्या किया, ही स्लोली क्लैम्बर्ड स्लोली बैक, स्लोली सो सेफली। धीरे धीरे वो बच्चा जो है नीचे की तरफ आता है, बहुत ही धीरे धीरे, कि ऐसा ना हो कि विंड जो है फिर से तेज हो जाए। इस डर के कारण वो बहुत ही धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है, बहुत ही सेफली नीचे आता है। देन ड्रॉप्ड लाइक अ वेट ब्लैंकेट। और फिर वो एकदम से नीचे ग्राउंड पे गिर जाता है जैसे कि एक गीला ब्लैंकेट गिरता है। बहुत गीला ब्लैंकेट हो तो एकदम बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरेगा, वैसे ही ये बच्चा जो है नीचे की तरफ गिर जाता है। टू द रॉक लाइक रीअश्योरिंग ग्राउंड। जो ग्राउंड है वो रॉक जैसा है, चट्टान जैसा, उसके लिए
सो उस ग्राउंड पे वो बच्चा नीचे गिर जाता है. फाइनली विदाउट अ साउंड ही वॉक्ड केयरफुली होम. और बिना किसी आवाज के वो बच्चा अब सेफली घर जाने को तैयार रहता है और वह सेफली घर भी चला जाता है. सो दिस वाज द पोएम एंड द पोएट इज जॉफ्री समरफील्ड. Let's move on to word wise. So swayed means moved back and forth. Served means turned suddenly. Wept means moved quickly and forcefully. Hurl is throw with force. Smithereens means tiny broken pieces. Knife edge means sharp and dangerous. Smother is cover completely. Quilt is think blanket. Lunged is move forward suddenly. Lurched is moved in an unsteady way. Gripped is held tightly. Wrinkles is small folds or creases. Grazed is scraped the skin. Capering is playful jumping movements. Clambered is climb with difficulty. So these are the word meanings that you have to remember and learn. Now let's move on to book exercise, which is spark your thinking. So A exercise is darken the correct option in OMR sheet. So the first question is, the branch moved dash and dash, making it hard for the boy to hold on. Slowly, softly, up, down, swayed, swerved, gently, calmly. Correct answer is swayed, swerved. Now question number 2 is, the boy gripped the dash between his ankles. Wind, moss, bark or air. Correct answer is bark. Question number 3, his palms were greased with dash due to fear. Oil, sweat, water, dirt. Correct answer is sweat. Question number 4, the crest of the bark was dash and dash. Smooth, soft, sharp, rough, sticky, slippery, cold, moist. Correct answer is sharp, rough. Now question number 5, the boy dropped safely to the dash ground. Rock-like, soft, grassy, muddy. Correct answer is rock-like. Let's move on to B exercise, which is fill in the blanks using the correct words from the locker. Here the first one is, the wind was fast, the moment passed. Second, his legs did wobble but he held on tight. Third, the rough bark gave him a shock. Fourth one, he was scared and could hardly walk. Fifth, but finally he walked away from the block. Let's move on to C exercise, which is match the following words to their meanings. So first one is swayed, which means move back and forth. Clambered means climbed with difficulty. Grazed is scraped the skin. Smother is cover completely and hurl is throw with force. So these are the answers. Now let's move on to D exercise, which is answer the following questions. So here the first question is, what happened to the boy when the branch moved? So the branch moved, it swayed, swerved, swept and whipped, and the boy was not able to maintain his grip. Second, how did the boy feel when clinging to the branch? So the boy was feeling fearful and he was feeling tense. Sweat was greasing his palm and fear was prickling his forehead. Question number 3, how did the boy manage to climb down? So the boy slowly clambered back and dropping safely to the reassuring ground like wet blanket. Question number 4, describe how the poet portrays the movement of the branch. So the branch moved, it swayed, it swerved, it swept and whipped up and down, right to left and then again right. Question number 5, what role does the wind play in the poem? So the wind is compared to a
madcap, and it played the role of sense of danger and fear. Next, question number 6. How does the poet create a sense of fear and tension? So, the poet creates a sense of fear and tension by his physical reaction like sweat and fear. Question number 7. What lesson can be learned from the poem? So, from the poem we can learn the lesson that we should do any work courageously, we should not fear, and learn about survival, and also these type of experiences give us these type of experiences are necessary for our life. So, these are the answers that you can write down, and you can add some of your points also. And with this, we have completed this poem. I hope you understood it. I will be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.